गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नतीजा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपना 8वां अध्याय जो कि है व्यावसायिक सेवाएं बैंकिंग। तो जैसा कि अपन ने पहले अध्याय में पढ़ रखा था कि व्यवसाय किसे कहते हैं, तो व्यवसाय का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का नियमित रूप से क्रय विक्रय करते हैं। अब यहाँ पर वस्तुओं से ऐसे क्या होता है, जैसे कि कोई चीज होती है जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो हमारी वस्तु होती है। जैसे मान लीजिए टीवी हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सारी चीजें। अब सेवाओं को ले तो सेवाओं का मतलब ये होता है जिनको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, बट उनको हम महसूस कर सकते हैं, वो सेवाओं के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर व्यावसायिक सेवाओं से ऐसे उन सेवाओं से होता है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यवसाय को सफलता दिलाने के लिए जो क्रियाएं करनी पड़ती है उनको हम व्यावसायिक क्रियाएं कहते हैं। इसमें हमारा बैंक, बीमा, भंडारण, एक विपणन, ये सारी चीजें आएंगी। पर इस चैप्टर में अपन को स्पेशली बैंक का ही अध्ययन करना है क्योंकि वो व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, इसलिए अपन इस चैप्टर में बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन यहाँ पर देखेंगे सेवाएं। तो सेवाओं का मतलब होता है जिसके अंतर्गत एक जो कस्टमर होता है वह सेवाएं तो लेता है बट उनको केवल फील कर सकता है, उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे कोई डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, शिक्षक हुआ, उसकी सेवा है। तो सारे कस्टमर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ले रहे हैं, पेशेंट है वो डॉक्टर की सेवा ले रहा है, बट ना उसको देख सकता है ना छू सकता है, और उसके बदले में उसको फीस देनी पड़ती है। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं सेवाओं की प्रकृति कौन कौन सी होती है, यानी कि उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला होता है अमूर्त। अब ये तो सही सी बात है कि जो सेवाएं होती है अमूर्त होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसको ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाएगा, कोई पेशेंट है, तो अब वो डॉक्टर को तो देख सकता है बट जो उसका इलाज कर रहा है, जो ट्रीटमेंट दे रहा है, अपन उस चीज को नहीं देख सकते हैं। तो सेवा क्या होती है, अमूर्त होती है, लेकिन उस ट्रीटमेंट के बदले अपन को क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, उनको फीस देनी पड़ती है। तो सेवाएं क्या होती हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी चीजें हुई जो अपनी सेवाएं देती हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को अपन देख नहीं सकते बट उनका लाभ अपन ले सकते हैं। तो पहला हुआ एक सेवाएं कैसी होती है, अमूर्त होती है। दूसरा होता है समय अंतराल। तो सेवाओं में कोई समय अंतराल नहीं होता है। जैसे अपन वस्तुओं में देखें तो कोई फर्नीचर का निर्माण करना है तो कच्चा माल लेंगे और उसको फिनिश गुड्स में अपन ट्रांसफर करेंगे, मतलब बनाएंगे। तो कच्चे माल से लेकर उसको निर्मित माल तक बनने में बहुत समय लग सकता है, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग सकता है। बजाय इसके अपन सेवाओं को देखें तो सेवाएं तो तुरंत की तुरंत डिलीवर्ड होती है। कोई टीचर आपको यहाँ पढ़ाना है तो वो बच्चे को तुरंत की तुरंत पढ़ाएगा। कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है तो वह तुरंत की तुरंत इलाज करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलाज करेगा और 1 महीने बाद उसका इलाज होगा। तो इसमें क्या होता है, सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई समय अंतराल नहीं होता है। उत्पादन और उपभोग दोनों चीजें साथ ही साथ में होती है। तीसरा देखें तो असंगतता। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के लिए जो सेवाएं रहती है वो अलग अलग रहती है। अब कोई टीचर है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, अब हर स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, वो चीज अलग अलग जा रही है। किसी को टीचर की बात ज्यादा समझ में आ रही है, किसी को कम समझ में आ रही है, और किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे ही डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट है, किसी पेशेंट को लग जाता है, किसी को नहीं लगता है। तो क्या होता है, जो सेवाएं रहती है वह अलग अलग होती है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग, इसीलिए इसमें असंगतता पाई जाती है। चौथा होता है संग्रह संभव नहीं। ये तो सीधी सी बात है, जैसे कि अपन वस्तुओं को स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे कोई खाने पीने की चीजें होती हैं उनको स्टोर करके रख लिया, फर्नीचर रख लिया, ये सारी चीजें। तो वस्तुओं को तो स्टोर कर सकते हैं बट सेवाओं को अपन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने को भी स्टोर नहीं किया जा सकता। कोई पेशेंट है उसको भी कोई डॉक्टर है उसकी सेवा को स्टोर करके नहीं रख सकते। कोई वकील है तो वो वकालत करता है, अपन को कोई सेवा देता है तो तुरंत के तुरंत अपन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको अपन संग्रह करके नहीं रख सकते हैं। तो सेवाओं की खोट कर करते हुए कि उसको अपन संग्रह करके नहीं रख सकते हैं। अब इस प्रकार देखते हैं अपन सेवाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है व्यक्तिगत सेवा, दूसरी होती है सामाजिक सेवा और तीसरी होती है व्यावसायिक सेवा। सबसे पहले व्यक्तिगत सेवा का मतलब होता है जिसके अंतर्गत लोगों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे किसी भी प्रकार की सेवा हुई, खाने पीने से रिलेटेड हुई, डॉक्टर की हुई, वकील की हुई, तो वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। टीचर होगा तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग पढ़ाएगा एक बार में, बट हर स्टूडेंट के लिए उसको अलग अलग तरीके से समझ में आएगा। डॉक्टर्स भी देता है तो पेशेंट के लिए वो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो व्यक्तिगत सेवा का मतलब होता है जो पर्सनली किसी व्यक्ति को दी जाती है और उनका इफेक्ट सारे व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ता है, उसको अपन कहते हैं कि वो व्यक्तिगत सेवा है। दूसरी होती है हमारी सामाजिक
सामाजिक सेवा। तो सामाजिक सेवा से यहाँ से उस सेवा से होता है जो समाज में रहने वाले लोगों को दी जाती है। इसमें आता है हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो निर्धनों की सेवा करना, इस तरीके से सेवाएं आती हैं हमारी सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत। तीसरी होती है हमारी व्यावसायिक सेवाएं। तो व्यावसायिक सेवाओं से आशय उन सेवाओं से होता है जो किसी भी व्यवसाय को करने में सहायक होती है। अब कोई भी व्यक्ति है व्यवसाय करेगा, वस्तुओं का उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद उनको रखने के लिए हमें जगह चाहिए है तो भंडारण चाहिए है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो परिवहन चाहिए, वित्त की आवश्यकता हुई तो हमें बैंक चाहिए। तो कुल मिलाकर व्यावसायिक सेवाएं जो हमारा टॉपिक भी है, तो व्यावसायिक सेवाओं का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय को करने से संबंधित जो क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को एक्सपांड यानी कि विस्तृत कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो व्यावसायिक सेवाएं हैं। अब अपन को यहाँ पर देखना है व्यावसायिक क्रियाएं। तो अपन शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था भंडारण होता है, विपणन होता है, परिवहन होता है, संचार होता है, जो हमारी व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण से ही कोई व्यवसाय विस्तृत हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वस्तुओं का उत्पादन करके अपन ने रख लिया, अब ना तो उनको स्टोर करने के लिए जगह है, ना कहीं पर परिवहन की जगह है, ना फिर उनको सूचना देने के हमारे पास व्यवस्था है, तो इससे हमारा व्यवसाय क्या होगा, ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाएगा और कस्टमर को उन बातों की जानकारी भी नहीं हो पाएगी। तो व्यावसायिक क्रियाओं में आता है बैंक, विपणन, परिवहन, बीमा, भंडारण, इन सारी चीजों के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन को पढ़ना है बैंक के बारे में। तो जो बैंक से आपको समझ में आ गया होगा, एक बिल्डिंग रहती है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो वो होता है हमारा एक बैंक, जिसको अपन शॉर्ट रूप में कह सकते हैं। लेकिन बैंक का जो उपयोग किया जा रहा है वो बहुत पुराने जमाने से किया जा रहा है। तो जब हॉलैंड में 1609 में एक बैंक की स्थापना हुई थी और उसके बाद से क्या हो रहा है, बैंकों का निर्माण होता जा रहा है और 19वीं शताब्दी तक आते आते पूरे विश्व में क्या हुआ, बैंकों का प्रचार प्रसार हो गया। अब जो विश्व का मतलब सबसे बड़ा जो बैंक होता है वो होता है हमारा RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर कहें कि बैंक क्या होता है, तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि बैंक एक व्यक्ति होता है या संस्था होती है जो क्या करते हैं, लोगों का रुपया जमा करते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनको रुपए की आवश्यकता होती है उनको उधार देते हैं और उधार के बदले में उनसे ब्याज प्राप्त करते हैं। उस चीज को हम कहते हैं बैंक। जैसे आपके पास ज्यादा रुपया है तो आप क्या करेंगे, अगर घर पे रखा रहेगा तो कुछ यूज करेंगे, इसलिए आप जाइए उनको बैंक में जमा करिए और जमा करने पर अपन को क्या मिलता है, उन पर ब्याज की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, इसके बदले में आपको उनको कोई चीज जो होती है वो गिरवी रखनी पड़ती है, या फिर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वो उनको देने पड़ते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, ऋण मिल जाता है। उसके बदले में भी आपको उनको ब्याज देना पड़ता है, यानी कि जमा करेंगे तो ब्याज मिलता है और अगर बैंक से अपन ऋण लेते हैं तो अपन को उनको ऋण देना पड़ता है, तो उसको कहते हैं कि हमको क्या है, बैंक है। अब एक बैंक को बैंक कब कहेंगे, जब वो ये चारों काम पूरे करेगा। सबसे पहला होता है जनता से जमा प्राप्त करना, यानी कि बैंक को क्या करना पड़ेगा, जो भी हम जिस एरिया में बैंक खुला हुआ है, जहाँ पर भी जनता है, उनसे जमा प्राप्त करना, यानी कि उनकी जो जमा राशि है उनको बैंक को जमा करना पड़ेगा। दूसरा है, जैसे ही हम मान लो आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, अब आपको आवश्यकता होगी तो आप आवश्यकता पड़ने पर उस बैंक से वो पैसा वापस ले सकते हैं, इसीलिए मांग पर आप वो पैसा वापस ले सकते हैं। तीसरा होता है उधार या विनियोग पर पूंजी। अब बैंक के पास जो इतने सारे जनता रहती है वो पूंजी वहां पर बैंक में जमा करती है, तो बैंक क्या करेगी, उसको फ्री तो छोड़ती नहीं है, वो उस पैसे का उपयोग जनता के लिए ही करती है, यानी कि उनको उधार देती है जिनको आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग रहते हैं उनके लिए वो पैसा उधार देती है, तो विनियोग पर पूंजी लगाती है। चौथा होता है बैंकिंग ही उनका प्रमुख व्यवसाय है। अब सामान्यतः कोई भी बैंक खुला जाता है तो उनका प्रमुख व्यवसाय बैंक ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बैंक भी चला रहे हैं, यहाँ पर गल्ले की दुकान भी खोल रही है और यहाँ कपड़े की दुकान भी खोल रही है, उनका प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग ही होना चाहिए। ये चारों कंडीशन पूरी हो जाती है तब अपन मानते हैं कि कोई भी संस्था है जो बैंक मानी जाती है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि बैंकों के कौन कौन से प्रकार होती है। तो सबसे पहला होता है व्यापारिक बैंक। अब व्यापारिक बैंक क्या करता है, व्यापार मतलब किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए रुपए क्या करता है, उधार देता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो रुपए उधार दिया जाता है वो बहुत ही अल्प अवधि का ऋण दिया जाता है।
अवधि दो प्रकार की होती है, अल्प अवधि और दीर्घ अवधि और मध्य अवधि भी मान सकते हैं। तो यह क्या करता है, किसी भी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए बहुत कम समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है और समय सीमा पूरी हो जाने पर वो अपना पैसा वापस ले लेते हैं बैंक, उनको हम कहते हैं व्यापारिक बैंक। इसके बजाय दूसरा होता है औद्योगिक बैंक। तो औद्योगिक बैंक का मतलब होता है जो क्या करते हैं, उद्योगों को, यानी कि किसी भी व्यक्ति को है जो उनको बड़े बड़े व्यापार चलाने हैं, उद्योग धंधे चलाने हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराता है। अब इसके अंतर्गत जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसकी जो समय अवधि होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उद्योग संचालित करना है तो उसको प्रॉफिट कमाने में भी बहुत टाइम लगेगा, उत्पादन में भी बहुत टाइम लगेगा, तो जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है, इसके लिए इसमें दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिए जाते हैं। तीसरा होता है कृषि बैंक। तो अब क्या होता है, इसमें कृषकों के पास वैसे भी इतना पैसा उनके पास होता नहीं है, इसीलिए जो कृषि बैंक होती है वह कृषकों को ऋण उपलब्ध कराती है। अब इसमें दो तरीके के ऋण होते हैं, जैसे कि कोई कृषक को खाद्य के लिए, बीज के लिए या फिर थोड़ी बहुत छोटी व्यवस्थाओं के लिए ऋण लेना है तो उनको अल्प अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। इसके बजाय अगर किसी किसान को कोई मशीनरी खरीदनी है बड़ी, या कोई भूमि खरीदनी है जहाँ पर उसको कृषि करनी है, तो उसके लिए उसे क्या किया जाता है, दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। तो किसानों को जो ऋण दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं कृषि बैंक। अब चौथा होता है बचत बैंक। इसका मतलब होता है कि देश की जो सामान्य जनता है, अब उसके पास बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो जा रही है तो उसका कोई भी यूज नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकती है, बचत बैंक में जाकर अपनी जो पूंजी एकत्रित हुई है उसको जमा कर सकती है। अब जमा करेंगे तो एक प्रॉफिट तो ये होगा कि जिन व्यक्तियों ने अपनी पूंजी जमा की है उनको उस पर ब्याज मिलेगा, तो हमारे पास मूल हमारे पास है, उसके साथ साथ में हमें ब्याज भी मिलता जाएगा। दूसरी बात क्या होती है, वही पैसा जब बैंक के पास आएगा तो बैंक उसी पैसे को जनता को भी प्रोवाइड कर सकती है, उधार भी दे सकती है, और दूसरी चीज किसी को उद्योगों में लगाना है तो उनको उद्योगों में पैसा दे सकती है। तो बचत बैंक के माध्यम से क्या हो जाता है, जनता की जो बचतें हैं बेफालतू में उनके पास पड़ी हुई है उन पर उनको ब्याज भी मिल जाता है और हम बैंक में जाकर उनको जमा कर सकते हैं। अब पांचवा होता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को सबसे बड़ा बैंक कहा गया है, जिसमें केंद्रीय बैंक में आता है आरबीआई बैंक। ये ना किसी को ऋण देते हैं ना कुछ करते हैं, बट इनका जो कंट्रोल होता है वह भारत के सारे बैंक जो होते हैं उन पर इनका कंट्रोल बना रहता है। कौन बैंक क्या कर रहा है, क्या लेखे जोखे हैं उनके, ये जो केंद्रीय बैंक होता है वह सारे लेखे जोखे देखने का काम करता है। अब आरबीआई जो बैंक है इसका प्रमुख मुख्यालय है मुंबई में, और साथ ही साथ इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में। अब अपन देखते हैं बैंकों का महत्व क्या होता है, मतलब कि बैंक क्या क्या करते हैं जनता के लिए। तो सबसे पहला होता है व्यापार और उद्योग में मदद करती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है, जो व्यापार नहीं कर सकते, उद्योग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है, अब बैंकों के माध्यम से क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार और उद्योगों को संचालित करने के लिए ऋण उपलब्ध हो जाता है। ऋण एक बार उपलब्ध हो गया तो वह अपने व्यापार उद्योगों में लग जाते हैं, लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होने के बाद वो बैंकों को अपना उनका पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो व्यापार और उद्योग का संचालन करना है, अर्थव्यवस्था का विकास करना है, तो उनमें बैंकों का प्रमुख योगदान माना जाता है। दूसरी चीज का है भुगतान करने में सुविधा। अब पहले के जमाने में क्या होता था, जब बैंक नहीं थे, हमें किसी का पैसा देना है तो हमें बहुत जाना पड़ता था, फिर वहां जाके उनको पेमेंट करना पड़ता था। अब आज के जमाने में तो क्या है, 4G का जमाना है, इंटरनेट के माध्यम से गूगल पे, नेट बैंकिंग, इनके माध्यम से अपन पेमेंट कर सकते हैं। जबकि बैंकों में क्या होता है, अपन जो चेक पेमेंट होता है, आजकल चेक दे देते हैं और उसके माध्यम से हमें पेमेंट मिल जाता है, हम किसी को पेमेंट दे भी सकते हैं, तो इसके माध्यम से चेक के माध्यम से भुगतान करने में हमें सुविधा मिलने लगी है। तीसरा होता है पूंजी संचय को प्रोत्साहन। अब बैंकों का महत्व ये होता है कि देश की सामान्य जनता जो क्या करती है, पूंजी का संचय नहीं करती है और उसके पास जो पूंजी एकत्रित होती रहती है, वेस्ट होती रहती है, ऐसे में बैंक क्या करते हैं, जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि आपकी जो पूंजी आपके पास एकत्रित है, आप उस पूंजी का संचय करिए, अर्थात बैंकों में उनको जमा करिए। आप बैंकों में वो पूंजी जमा करेंगे तो उसके बदले में हम उसको क्या करेंगे, ब्याज की प्राप्ति आपको दिलवाएंगे। तो पूंजी संचय को प्रोत्साहन करने में भी बैंक का प्रमुख योगदान रहता है। चौथा होता है आर्थिक विकास में मदद। अब देश की जनता जिसके पास बेकार में पैसा पड़ा हुआ था, उन्होंने अपना पैसा बैंकों में जमा किया, तो बैंकों में पैसा जमा किया तो उनके पास पैसा सेव हो रहा है, साथ ही साथ उनको ब्याज भी मिल रहा है। और दूसरी चीज क्या होती है, जब बैंक वही पैसा जनता को उधार देती है, वो अपने उद्योग धंधे इन सारी चीजों का विकास करते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, उनको उद्योग का विकास होता है, रोजगार मिलता है और हमारे देश का आर्थिक विकास होने लगता है। लास्ट देखिए तो धन की सुरक्षा। अब आपको पता है कि बैंकों में भी लॉकर व्यवस्था होती है, जहां पर व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपनी कीमती जो ज्वेलरी होती है, गहने आभूषण होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, बैंकों में जाकर सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो
सुरक्षा भी बनी रहती है। मतलब घर पर पैसा रखेंगे, चोरी हो गया, कुछ हो गया तो हमें लॉस हो सकता है, बट बैंकों में वो पैसा क्या होता है, पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा व्यावसायिक सेवाएं, मतलब कि सेवाएं क्या होती हैं और व्यवसाय क्या होता है, साथ ही साथ बैंक क्या होता है और बैंकों के अपन ने प्रकार पढ़ लिए और उसका महत्व पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।